Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss some important question from the unit 9, and this question is very important for exam that is going to be conducted in the next month. So इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए एंड टोटल 15 क्वेश्चन है. सो आप सभी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट है इन द कमेंट बॉक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज दी this is the assertion reason question. The assertion, the statement that is the collective bargaining process eliminate the third party intervention. So basically here we are talking about the collective bargaining. So we should know about this term. And the reason given below for this assertion, that is the collective bargaining strongly believes in the plant level negotiation. So आप ये पता होना चाहिए आपको कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है. Collective bargaining basically is the process, you can say, process of negotiation between the employer and the employees. जैसे कोई कंपनी है वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर भी होते हैं, तो उनके बीच में एक नेगोशिएशन का प्रोसेस होता है. फॉर व्हाट नेगोशिएशन क्यों करते हैं? सो दैट दे कैन मेक सम एग्रीमेंट ऑन द वर्किंग कंडीशन, सैलरी, बेनिफिट्स, कंपनसेशन, राइट ऑफ द वर्कर्स. सो दीज आर दी थिंग्स दैट इज कम अंडर द एग्रीमेंट और यू कैन फॉर द नेगोशिएशन. सो दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव बार्गेनिंग. So now first statement, that is the collective bargaining process eliminate the third party intervention. So this is of course correct. So we have discussed about the collective bargaining. So there is no third party. There is the only employer and the employee. So this statement is correct. Now the reason given below, that is the collective bargaining strongly believe in the plant level negotiation. Plant level negotiation मतलब होता है कि जैसे दो ही लोग हैं, एम्प्लॉय है एम्प्लॉय, उनके बीच में कि एक विश्वास रूप मतलब विश्वासपूर्ण जो है नेगोशिएशन होगा, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि उनके जो अधिकार हैं वर्कर्स के, उनकी सैलरी, उनकी कंडीशन के बारे में, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनको सभी को इस एग्रीमेंट में डाला जाएगा. तो मेन उद्देश्य इसका यही होता है. इसलिए दैट इज गोइंग टू प्लांट लेवल, मतलब एक दृढ़ता और विश्वास के लेवल का जो एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, नेगोशिएशन होता है. यू कैन से दिस. सो बोथ आर करेक्ट और यू कैन से देयर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और अगर आप बात करें इसकी रीजनिंग की, तो देखिए इसमें क्या है कि आप किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे आपको आंसर आएगा, जैसे कि अगर ऑफिशियल आंसर की में यहाँ पर डी दिया गया है, तो इनका यहाँ सोचना ऐसा होगा जो जिसने क्वेश्चन बनाया है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि प्लांट लेवल नेगोशिएशन की. बेसिकली यहाँ पर जो नेगोशिएशन हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? दो ही पार्टी हैं, और दो ही पार्टी होंगी तो उनके बीच में एक विश्वासपूर्ण मतलब हो सकते हैं कि एक उनके बीच में सामंजस्य होगा. नेगोशिएशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सौदेबाजी करना, सौदा करना. तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग और बेस्ड ऑन द बिलीफ. सो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने इसको डी कर दिया है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. अदरवाइज अब अगर आप इसको देखेंगे एसेशन रीजन को, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की जा रही है, बट रीजन क्या है इसका सही एक्सप्लेन कर रहा है क्या? तो ये ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आंसर है यहाँ पर सी होना चाहिए, बट इसमें जो ऑफिशियल आंसर की जिसमें डी दिया गया है, सो आप इसको डी ही लगाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर. आपको ये बताना है इनमें से कौन सी जो है लेबर वेलफेयर की थ्योरी नहीं है. सो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी थ्योरी है लेबर वेलफेयर की. यहाँ पर दिया गया है रिलीजियस थ्योरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी, पॉलिसिंग थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी. सो अगर हम बात करें लेबर वेलफेयर की, सो यहाँ पर उसकी बहुत सारी थ्योरी हैं. जैसे कि बात करें कि ये पॉलिसिंग थ्योरी है, रिलीजन थ्योरी है, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी है. मतलब कि लेबर वेलफेयर किस प्रकार से हो सकता है अगर बात करें सिंपल, फिलैंथ्रोपिक तरीके से भी हो सकता है. ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या बोलती है कि जो प्रॉफिट है, जो इनकम है किसी कंपनी का, उसको खर्च करना चाहिए वेलफेयर के लोगों के लिए. एंड दी पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, सोशल थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, ये सभी की सभी थ्योरी हैं दैट इज कम अंडर द वेलफेयर, लेबर वेलफेयर थ्योरी. इसमें से आप बताइए कौन सा नहीं है. यहाँ पर जो दिया गया डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि आपके पास जो कुछ आप बांट दो, ऐसा नहीं हो सकता ना. ये जो पॉलिसी जो थ्योरी काम करती है दैट इज़ बेस्ड ऑन दी पॉलिसी, मतलब ट्रस्टीशिप थ्योरी इट इज़ गोइंग टू ओके, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप देते हैं, खर्च करते हैं. और फिलैंथ्रोपी इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी. इसके माध्यम से भी लोगों का भला किया जा सकता है, बट यू कॉन्ट डिस्ट्रीब्यूट द वॉट इन दी लेबर वेलफेयर. सो ऑप्शन डी ऑफकोर्स नहीं होगा. ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे भी करेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जीडीआई स्टैंड फॉर. जीडीआई का मतलब क्या होता है? ग्रोथ डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्रोथ रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन. तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा.
तो पहले तो ऑप्शन नंबर डी काट दीजिए आप, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर बात की जा रही है इंडेक्स की, तो सिंपल है, तो इंडेक्स की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सो इसमें आप जो ऑप्शन जो सी दिया है ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर दोनों की बात की जा रही है। तो ऐसा आपने जितने भी इंडेक्स देखे होंगे उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि ग्रोथ रिलेटेड या फिर इस प्रकार का, डायरेक्ट लिखा होता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स या ग्रोथ डेवलपमेंट इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स होगा डायरेक्ट होता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स ये आप ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बट जरूरी नहीं हर बार काम कर जाए आपका कॉमन सेंस, तो इसको एलिमिनेट कर भी सकते हैं। नहीं भी, अब 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, GDI स्टैंड फॉर द ग्रोथ एंड द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ये जो है इसका सही आंसर होगा, दैट इज गोइंग टू बी जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया था कि जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए, ओके। और दैट इज इंट्रोड्यूस इन 1995 इन दी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिपोर्ट जो जारी की जाती है उसके द्वारा इसको शुरुआत में लॉन्च किया गया था। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। सो बी हो जाएगा करेक्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2013 द सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड, और इसमें सेक्सुअल हरासमेंट में यौन उत्पीड़न में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस डिमांड और द रिक्वेस्ट फॉर द सेक्सुअल फेवर, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स और शोइंग द पोर्नोग्राफी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। शारीरिक संबंध बनाना या उसके लिए फिजिकल कांटेक्ट के लिए, मतलब ये सभी चीज़ें आती हैं किसमें, सेक्सुअल हरासमेंट में। या फिर डिमांड करना, या फिर ये इस प्रकार की कोई टिप्पणी करना, रिमार्क करना, किसी को कमेंट करना, सेक्सुअली ये कलर्ड रिमार्क करना, या फिर अश्लील चीज़ें हैं पोर्नोग्राफी के माध्यम से दिखाना। तो क्या इसमें कौन सा सही आंसर होगा, आप बताइए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें सभी चीज़ें ऐड हैं। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, आपको पेयर करना है। द लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं एंड इन द लिस्ट सेकंड देयर इज द इनएक्ट, जो ईयर है यहाँ पर मेंशन है कब ये लाया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट एंड द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस एक्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थ्योरी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था, सो अगर आप जिसने थ्योरी पढ़ी होगी आपको पता होगा। सो सबसे पहले अगर बात करें, आप बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। आंसर देख लीजिए यहाँ पर, और आप सोच के पॉज करके आंसर बताइए क्या होगा इसका। सो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ देख लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट दैट इज केम इन 2012, ओके। एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेस एक्ट, ये आया था आपका 2013 में। तो ये आपका इंटरचेंज हो गया, यहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये आपका आया था 2005 में, तो ये भी इंटरचेंज हो गया। सो BADC। सो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड 1 4 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1995, 1955 वाला जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर है उसका। इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम, या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड दी डाइवोर्स, एडॉप्शन, गोद लेना। तो ऑफकोर्स यहाँ पर बात की जा रही है मैरिज की, मैरिज। तो यहाँ पर इनहेरेंटेंसी मतलब वंशानुक्रमित, ये सभी चीज़ें नहीं है उसमें, ना ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की गई है इसमें, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा भी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डाइवोर्स, तलाक को लेकर के है। सो इसको आप समझ लीजिए इस एक्ट को। इसका जो मेन उद्देश्य था कि दैट इज दिस एक्ट बेसिकली इंटेंडेड टू सिक्योर द राइट ऑफ मैरिज फॉर द ब्राइड एंड ग्रूम्स एंड हु इज अ हिंदू, यू कैन से, आर मैरिड टू ईच अदर। सो दिस हिंदू मैरिज एक्ट बेसिकली पार्ट ऑफ द हिंदू मैरिज हिंदू कोड बिल, अगर आपने पढ़ा होगा उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड। तो ये क्या होता है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन? मतलब होता है कि महिलाओं का गलत तरीके से, मतलब उनको दिखाना थ्रू दी लाइक दी एडवर्समेंट और पब्लिकेशंस, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं इस मैनर से उनको दर्शाना, तो उसको बोलते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वीमेन प्रोविजन एक्ट। कब पास किया गया था? सो दिस बेसिकली पास 19, अब बताइए कौन सा करेक्ट होगा। 1983, 4, 85, 86। सो द राइट आंसर इसका जो होगा दैट इज आई थिंक ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, 1986।
इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन एक्ट 1986। बेसिकली जो एक्ट था इसका मेन उद्देश्य था कि जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है महिलाओं का, उसको रोकने के लिए, जैसे कि थ्रू दी एडवर्समेंट और दी पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर, ये सभी चीज़ों के माध्यम से उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी होगा करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, एक बार कंफर्म कर लीजिए आप और कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि जो है एक्ट पास कब किया गया था इसमें ये बात की जा रही है। ओके, कब पास किया गया था, तो 1985 या 86 आप कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बताइए। और यूनिट 10 के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दिया जाएगा और मैं भी इसको कंफर्म कर लूँगा। तो इनमें से कौन सा है आप बताइए। नेक्स्ट, और जो भी इसका सही आंसर बताएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट उसको पिन कर दिया जाएगा यहाँ पर वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में एक्ट है और लिस्ट 2 में उसकी ईयर पूछी गई है, क्या है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड द फुल पार्टिसिपेशन एक्ट एंड नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट एंड द नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। इसकी ईयर ही पूछी जाती है ज़्यादातर, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें पुटअप किए हैं, डाले हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एक्ट को लेकर के। तो इन सबको आपको लिख लेना है अलग से। आपको अगर याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, ये याद रख लीजिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा एग्जाम तक। सो आप बताइए इसका कौन सा सही होगा। सो जो पहला है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ये कब आया था, दैट इज इन 1992। एंड दी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये आया था आपका 1995 में। तो ये आपका यहाँ पे क्रॉस हो गया। नेशनल ट्रस्ट, ये फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी और इस प्रकार की जो डिजीज डिसेबिलिटी है, ये आया था आपका 1999 में। एंड दी नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, दैट इज कम इन 2006। तो ये क्रॉस हो गया आपका सेकंड 2 4 3। तो फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, सॉरी, ADHD स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब सिंपल भाषा में यही पूछा गया है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होना चाहिए। सो इसका फुल फॉर्म होगा, बताइए क्या होगा। इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये क्या चीज़ है, आप इसको समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि अगर बात करें तो कोई भी पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है अटेंशन पे करने में, या अपने जो इम्पल्स होते हैं, उनका इम्पल्स बिहेवियर होता है, उसको कंट्रोल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। सो ही और सी मे बी आल्सो रेस्टलेस और ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली एक्टिव, या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको इस प्रकार की समस्या होती है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको नींद नहीं आना, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा करते रहना, जैसे बहुत ज़्यादा बात करना और किसी अपने टर्न आने तक के लिए वेट ना करना, ये क्या है, ये सभी जो हैं ADHD के अंदर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कॉल्ड एज। ओके, तो ये हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करना, केयरलेस मिस्टेक्स एंड अपनी फिजिकल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा करना, एक्टिविटी करना। तो यही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है PTSD का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए इसका। सो दैट इज़ द प्री ट्रांसमिट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रांसमिट स्ट्रेस डिसऑर्डर और प्री ट्रोमेटिक और पोस्ट ट्रोमेटिक। बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर जो होगा उसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या है, अब ये बेसिकली बोल सकते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, दैट इज अकर इन दी पीपल हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ विटनेस ट्रोमेटिक इवेंट। जैसे कि किसी की लाइफ में कुछ घटना घट जाती है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर कुछ हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई फैमिली में, कोई टेस्ट अटैक हो गया, कोई बार या कोई इस प्रकार की, या रेप, या इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं जो सडन घटती हैं, किसी की डेथ हो जाना, सेक्सुअल वायलेंस ऐसे इंजरी हो जाना। तो ऐसे लोग हैं इस प्रकार की डिसऑर्डर से, साइकेट्रिक डिसऑर्डर से ये ग्रसित हो जाते हैं कुछ ट्रोमेटिक इवेंट की वजह से। तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक, मतलब कोई चीज़ घटना घट गई उसके बाद ये जो ट्रॉमा हुआ है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उससे जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं PTSD। नेक्स्ट है फियर ऑफ एलिमिनेशन इज द सिम्टम्स ऑफ, बताइए किसका सिम्टम्स है। आपको एक डर का जो है मतलब फियर ऑफ एलिमिनेशन, दूर होने का जो डर होता है उसको क्या बोलेंगे, पैरानोइया, सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया एंड मैनिक डिसऑर्डर। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज दी पैरानोइया। पैरानोइया क्या है, पैरानोइया थॉट प्रोसेस होता है दैट्स क्वाइस यू हैव एन इरेशनल सस्पिशन और मिसट्रस्ट, मतलब दूसरों पे आप भरोसा नहीं करते हैं, वो उसको बोलते हैं पैरानोइया। जिन लोगों को इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, दे आर गोइंग, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि दे आर गोइंग टू परसिक्यूट बाय द अदर पीपल,
और लोग उनको परेशान कर रहे हैं, या मतलब उनको किसी प्रकार से हार्म पहुंचाने वाले हैं, पीपल मतलब फैमिली वाले भी, यहाँ तक कि ऐसा लगता है उनको कि फैमिली वाले भी उनको डेंजर मतलब हार्म पहुंचा सकते हैं फिजिकली, उनको ऐसा फील होता है, जबकि वो कोई डेंजर में होते नहीं, बट ये क्या है, फियर होता है, एक सिम्टम्स है, दैट इज कॉल्ड एज पैरानोइया। नेक्स्ट इज 12 क्वेश्चन नंबर, and psychosomatic problems are addressed by the case worker, and psychological aspect can have an influence on the psychical condition of the individual। so आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा, इसको समझ लेते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है, मतलब डिजीज विच इन्वॉल्व दी बोथ माइंड एंड बॉडी, मतलब उसको देखो, जब भी बात करेंगे हम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स की, इसमें आपका माइंड और बॉडी दोनों आ जाएंगी, दोनों समस्याएं हो सकती है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में। दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेस लाइक द हाइपरटेंशन होना, या फिर कोई रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट, या गैस्ट्रो इंस्टेंशियल डिस्टर्बेंस होना, या इस प्रकार की समस्या, टेंशन होना, हेडेक होना, ठीक है, और फटीगनेस एंड डर्मिटस, और इस प्रकार की जो समस्या होती है, इससे है ये जो है प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, बॉडी और माइंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर, दोनों ये करेक्ट हैं, और राइट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ये, मतलब यहाँ पर दिया गया है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कैन बी इन्फ्लुएंस ऑन दी साइकिलिकल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑफ कोर्स ये भी सही दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है आपका, इसको मनोवैज्ञानिक मतलब दिमाग से लेकर के है, तो ये किस इन्फ्लुएंस कैसे होगा, ये आपकी मनोस्थिति से इन्फ्लुएंस हो सकता है ना, तो ऑफकोर्स सही दिया गया है। और पहला जो ऊपर दिया है असर्शन, वो बात किसकी कर रहा है, वो कर रहा है माइंड और बॉडी दोनों की। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो कि किससे होता है, हाइपरटेंशन से, स्ट्रेस से, और फ्रिजिडिटी से, रेस्पिरेटरी डिसअलाइनमेंट से, और इस प्रकार की समस्याएं जो होती है, हेडेक है, टेंशन है, इससे होता है, तो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट बॉडी एंड माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अवॉइडिंग एंजाइटी इज रिलेटेड टू, बताइए इसका क्या आंसर होगा। रिएक्शन फॉर्मेशन, कॉन्फेशन एंड दी कंसल्टेशन एंड आइसोलेशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो डी है आइसोलेशन करेक्ट होगा। अवॉइडिंग एंजाइटी मतलब क्या होता है कि अपने आप को दूर रखना सोशल सिचुएशन से, और ये बेसिकली पार्ट है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर का, इसको एसएडी बोलते हैं। ओके, सो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है, बेसिकली दिस जो बिहेवियर होता है दैट इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहना इस प्रकार की समस्या, तो इससे क्या होता है, ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अवॉइडिंग एंजाइटी, मतलब उसको अवॉइड करना। सो दैट इज गोइंग टू रिलेटेड टू दी आइसोलेशन। जो लोग होते हैं वो सोशल सिचुएशन से दूर भागने लगते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिसऑर्डर ऑफ द ट्रेंड्स आर नोन एज, इसको क्या बोलेंगे आप, लक्षणों के विकार। लक्षण क्या होते हैं पहले ये पता होना चाहिए। लक्षण होते हैं आपके जो इनहेरेंट होते हैं, आपको जन्म से मिलते हैं, ठीक है। आप बताइए क्या होगा, आप इजीली बता सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर, और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो ऑफ कोर्स मैंने बता ही दिया है कि ये ट्रेंड्स होते हैं, दैट इज फ्रॉम दी इनहेरेंट, जन्म से मिलते हैं, तो ये होगा आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज प्रेजेंटली कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, साइकोपैथोलॉजी, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, साइंस एंड मेंटल डिसऑर्डर, या फिर साइंस ऑफ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर। सो बताइए क्या है। साइकोपैथोलॉजी टर्म क्या है, इसको पता होनी चाहिए आपको। और यहाँ बात कर रहे हैं हम एबनॉर्मल। सो नॉर्मल एबनॉर्मल बेसिकली बात है मेंटल इलनेस की, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिस्ट्रेस की। सो बेसिकली ऐसा बिहेवियर जो कि एक्सपीरियंस करता है जो एक मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। सो ऑफ कोर्स दैट इज कॉल्ड इज साइकोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट, सो दिस क्वेश्चन यहाँ पर, हाँ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको पढ़ लीजिए आप। साइकोपैथोलॉजी क्या है, एक टर्म है दैट इज रिफर टू द आइदर द स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और मेंटल डिस्ट्रेस और मैनिफेस्टेशन ऑफ द बिहेवियर एंड द एक्सपीरियंस विच मे बी इंडिकेटिव ऑफ द मेंटल इलनेस और साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। सो ऑप्शन जो फर्स्ट है करेक्ट होगा। और आप बताइए कितने आपके करेक्ट हैं इसके आंसर, और जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे कि उसका आपको आंसर बताना है क्या होगा करेक्ट, और कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसमें एक क्वेश्चन है जो है शुरुआत में क्वेश्चन मैंने बताया था, इसमें थोड़ा एक चीज़ आप हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, इसका आंसर जो दिया गया है वो तो आपको ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बट
एक चीज़ हमेशा रखना कि जो क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, ये जो बनाते हैं, जो भी जिनके द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, वो अपना माइंड यूज़ करके क्वेश्चन को सेट करते हैं और अपनी रीजनिंग के अनुसार उसको ट्रू फॉल्स करते हैं। जैसे कि उनको लगता है कि ये जो है कोई स्टेटमेंट दिया गया है वो सही एक्सप्लेन कर रहा है सेशन को, तो हो सकता है कि आप उस अनुसार ना सोचते हो, आप थोड़ा दूसरे तरीके से सोच रहे हो, तो आपके अनुसार वो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो आप हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में लगा के आएँ, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उनको या तो कैंसल आउट कर दिया जाता है और आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। आपने लास्ट ईयर भी देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन, जिन जिन लोगों ने अटैम्प्ट किए थे उनको मार्क्स दे दिए जाते हैं या फिर क्वेश्चन हटा ही दिया जाता है, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एसेशन रीजन क्वेश्चन आप अटैम्प्ट जरूर करना, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये रीजन सही है कि नहीं है, क्या करना है, तो आप इसमें आंसर जरूर लगाइए। और 99% केसेस में आपका क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग जो सही दी जाती है। कभी एक तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपकी रीजनिंग और जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है उसकी रीजनिंग थोड़ी अलग होती है, तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। बट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि, और कुछ आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक मैराथन क्लास फॉर द बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, जिसमें एक ही वीडियो में दैट इज़ गोइंग टू बी 4-5 आवर वीडियो, मतलब 4-5 घंटे की वीडियो होगी। उसमें पूरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सभी यूनिट के उनको डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।